तो हम यहाँ से पिछली लेक्चर को ख़त्म किया था यहाँ पर ही। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका रिकैप करेंगे और देन हम आगे जाएंगे, जाके हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो नोट है उस नोट में देखिए, पहली बात कर रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़े थे, इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट किया जाता है और के डैश से डिनोट किया जाता है। ठीक है। देन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम टू दैट ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये आपके पास फॉर्मूला आता है। हम यहाँ पर बोले थे कि इसको याद रखने के लिए म्यू आर इक्वल टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। ठीक है। तो आज हम एक ट्रिक भी बताएंगे जिससे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है। तो थोड़ी देर बाद हम वो बताएंगे। पहले हम इसका पूरा रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला एप्सिलॉन आर और के डैश का फॉर्मूला हमें पता है, और ये यूनिट लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है बिल्कुल। इसका यूनिट और इसका यूनिट कट जाता है। अच्छा, और एप्सिलॉन आर जो के डैश होता है वो ये होता है, और इससे ये भी फॉर्मूला आता है कि एप्सिलॉन एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला मैं बताया था कि इसको याद रखने के लिए, तो इससे आपका काम बन जाएगा। अब हम बताएंगे कि इसका ट्रिक कैसा होता है, लेकिन प्रीवियस पेज में आगे आने वाले पेज में हम इसको बताएंगे। तो चलिए आगे वाले पेज में जाते हैं। यहाँ पर ये PYQ आया था CBSE में, इसलिए ये इसमें लिखा गया है और टैग किया गया है। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा ऐसा आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा है। एक नोट लिखा है, जो नोट CBSE में PYQ आया था। सो आपको बहुत ध्यान से ये पढ़ना है और ध्यान से ये याद रखना है। ठीक है। और इसके बाद ही हम इसमें ट्रिक डिस्कस करेंगे कि इसका ट्रिक कैसा होगा। ठीक है। तो चलिए, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आप देख पाओगे कि रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर और के डैश may be defined as the ratio of electrostatic force between two given point charges when placed at a certain separation in a vacuum to the force to the, ठीक है, टू मतलब रेशियो में, for the force between the same point charges placed at the same separation inside the medium। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये वाला जो पूरा जो चीज़ लिखा गया है, ये बोर्ड्स में लिखना होता है ऐसे तरीके से अगर आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है। और ये होता है आपके पास, और ये क्या बता रहा है, ये एक्सप्रेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पर जो अगर आप देखोगे एप्सिलॉन आर उसका वैल्यू और के डैश की वैल्यू किसके इक्वल होता है? एफ नॉट अपॉन एफ एम और एप्सिलॉन नॉट एम, सॉरी एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब यहाँ पर आता है वो ट्रिक, जो ट्रिक आपको याद रखने को मैं बोल रहा हूँ। इस चीज़ को ही आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताया जाएगा। अब ये ट्रिक क्या है? बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा ये ट्रिक अप्लाई करने में। तो क्या होता है देखो, एप्सिलॉन आर जो होता है इसको आपको लिखना पड़ेगा। अब एप्सिलॉन आर आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अब देखो इसमें अगर आप देखोगे एप्सिलॉन आर को हम एफ का टर्म्स में और एप्सिलॉन के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब एफ के टर्म्स में और एप्सिलॉन के टर्म्स में हम लिखेंगे। अब जो टर्म बड़ा होगा, ठीक है, जो जिसका वैल्यू ग्रेटर होगा, हाँ, तो जो मैं बता रहा था उसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला कि एप्सिलॉन आर को हम जो लिखेंगे उसके ऊपर में नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में जो लिखेंगे उसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए।
ठीक है। तो एफ के लिए, ठीक है, एफ के लिए किसके वैल्यू ज़्यादा होगा, एफ नॉट और एफ एम। एफ के लिए एफ नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि वैक्यूम में क्या होगा, रिलेटिवली फोर्स ज़्यादा होगा। और अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू की बात करोगे तो वो मीडियम में ज़्यादा होता है। तो उसके लिए नॉमिनेटर में जो होगा, उसमें एप्सिलॉन एम की वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये नॉट हो गया तो यहाँ पर एम आ जाएगा, और ये एम हो गया तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा। तो आप देखोगे ये हो गया आपके पास ट्रिक, जिस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपके पास एक्सप्रेशन जो आपको याद रखना है। उसके ट्रिक भी मैं बता दिया कि ये ट्रिक आपको ऐसे तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए हम आगे जाते हैं और कंक्लूज़न के बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो कंक्लूज़न में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या आता है, Q1 और Q2 एक फोर्स, दो चार्ज है और उसके बीच में एक सेपरेशन है, उसमें R है। तो इसके लिए जो फोर्स लगता है इनसाइड अ वैक्यूम, उसको एफ नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसमें क्या आता है, के Q1 का मॉड Q2 का मॉड अपॉन में R², ठीक है। और अगर आप देखोगे इसमें के क्या होता है, के होता है ये वाला 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये जो ऐसा यूनिट है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये आपके पास के निकालना है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ R² अपॉन Q1 Q2, ठीक है। अब एफ का यूनिट होता है ए न्यूटन, R² का होगा मीटर स्क्वायर, नीचे हो जाएगा कूलम स्क्वायर। तो ऐसे तरीके से के का यूनिट आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और इसका जो वैल्यू आता है, इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो होता है, इस के किसका इक्वल होता है, के इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है। किसके लिए, फॉर वैक्यूम, ठीक है। इनसाइड अ वैक्यूम ये फॉर्मूला अप्लाइड होगा। और इनसाइड एनी मीडियम अगर आप देखोगे तो वो एफ एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एफ एम होता है एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। उस रिलेशन से आता है एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम। तो अगर आप तो अगर आप एफ एम निकालने जाओगे तो हो जाएगा एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। और एप्सिलॉन आर को के डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हो जाता है। और इसमें ये वाला रिलेशन आता है कि एप्सिलॉन आर जो होता है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, नहीं, एफ नॉट इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होता है, 1/4π एप्सिलॉन एम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 1 नहीं, गलत बोल रहा हूँ। के जो होता है उस मीडियम का, वो होता है 1/4π उस मीडियम का एप्सिलॉन, मतलब परमिटिविटी, तो एप्सिलॉन एम, ठीक है, ये हो जाता है। और बाद में वो फार्मूला में अगर आप पुट कर दोगे तो वो आ जाता है 1/4π एप्सिलॉन एम Q1 Q2, Q1 का मॉड Q2 का मॉड अपॉन R², ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो उसमें आता है कुछ डायरेक्शन की बात, जिसमें आता है एफ ई इज़ अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं कि अगर आप देखोगे कोई चार्ज है तो, ठीक है, और अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों में रिपल्सन हो रहा है, तो जो रिपल्सन होगा वो किस में कैसा होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अलोंग द लाइन जॉइनिंग रिपल्सन आपके पास देखने को मिलेगा। तो इसको ही बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स बोला जाता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा वो भी रिपल्सन होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा तो भी क्या होगा, इस लाइन जॉइनिंग के अलोंग देखने को मिलेगा। मतलब ये नेगेटिव के लिए ऐसा, पॉजिटिव के लिए ऐसा। तो ये जो लाइन जॉइनिंग है, इस लाइन जॉइनिंग के अलोंग इसमें देखने को मिलेगा, ये लाइन जॉइनिंग के अलोंग फोर्सेस अप्लाई होगा। तो इसमें सेंट्रल फोर्स की यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पर होता है लाइक
पॉइंट चार्जेस जो होता है, लाइक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, इसके लिए रिपेल होगा, और अनलाइक के लिए मतलब पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव के लिए अट्रैक्ट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, ये तो आपको पता है, अट्रैक्ट ईच अदर। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें आता है, वो होता है सिमिलरिटीज़ बिटवीन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ। ठीक है, और इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, उसमें जो फोर्स अप्लाई होता है उसको एफ जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन्स ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये आपके पास उसके साथ जो कंपैरिजन हो रहा है वो होता है कूलम्स लॉ का। ये बहुत ज़्यादा कॉमन और बहुत ज़्यादा देखने वाले बहुत ज़्यादा कॉमन अगर आप बोल सकते हो पॉइंट होता है। ठीक है, हर एक बुक में आपको देखने को मिलेगा। तो जिसमें आता है दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, ओनली और पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के साथ ही एप्लीकेबल होता है। एंड फॉर स्पेरिकल बॉडीज़, स्पेरिकल बॉडीज़ जो होता है, ठीक है, जो स्पेरिकल बॉडीज़ होता है उसके लिए ये एप्लीकेबल होता है दोनों ही। ठीक है, और बोथ के लिए भी हो सकता है। और आउटसाइड देम, उसके अंदर होता है, मतलब इस बॉडी के अंदर, सॉरी अंदर नहीं, आउटसाइड मतलब बाहर। तो बॉडी के बाहर इसमें ये जो होता है, ये जो सराउंडिंग में यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस फोर्स को हम मतलब ये वाला जो दो फोर्स है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, वो बॉडी स्पेरिकल हो सकता है और पॉइंट हो सकता है और दोनों ही हो सकता है। ठीक है, अब चलो, अब नेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वही बताया गया है कि दोनों ही अगर पॉइंट है, ठीक है, जो अगर दोनों ही पॉइंट है तो वो भी होगा। अगर एक पॉइंट और एक आपके पास स्पेरिकल होगा तो उसके लिए भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये पॉइंट उस, ठीक है, ये पॉइंट अगर वो स्पेरिकल बॉडी के अंदर है तो उसके लिए नहीं होगा। ठीक है, और दोनों ही अगर बॉडी स्पेरिकल बॉडी है तो उसके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। अब ये देखो, दे बोथ सेटिस्फाई इनवर्स स्क्वायर लॉ। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए कि एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। अगर आप देखोगे कि एफ इक्वल्स टू, ठीक है, m1 m2 अपॉन, इसमें जी भी आता है, जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहाँ पर आता है आपके पास अपॉन में r²। तो ये होता है किसके लिए, ये ग्रेविटेशन के लिए होता है। ग्रेविटेशन जो न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ होता है ना, उसके अंदर ये फॉर्मूला होता है जो हम ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं। और इसके साथ अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सब पढ़े हैं कूलम्स लॉ के लिए, वो एफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आता है क्या, आपको सबको पता होना चाहिए कि के Q1 Q2 अपॉन r²। अब ये के क्या होता है वो बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है इसका डिस्कशन। तो बात है कि दोनों जो फोर्स है दोनों का एक्सप्रेशन में, दोनों का अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे तो दोनों का नीचे ही r² है, मतलब दोनों ही ए प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जस्ट इसको ही बताया गया है यहाँ पर। देखो, दे बोथ सेटिस्फाई इनवर्स स्क्वायर लॉ एंड दे बोथ आर सेंट्रल फोर्स, दोनों ही सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स मतलब हम देख ही लिए कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो द फोर्स वर्क्स अलोंग दिस लाइन, मतलब ये वाला जो लाइन जॉइनिंग है, इस दोनों का जो सेंटर टू सेंटर जो लाइन जॉइनिंग होता है उसके अलोंग, ये वाला लाइन के अलोंग क्या होता है, फोर्स वर्क करता है। ठीक है, बोथ आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, मतलब कोई कॉन्टैक्ट इसके बीच में नहीं हो रहा है, इसके बीच में नो कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन जस्ट इसमें फोर्स लग रहा है। इसके लिए इसका इतना सेपरेशन के बाद भी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, वो रिपल्सिव हो सकता है, वो अट्रैक्टिव हो सकता है, वो इसके चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सीधी बात है कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब इसमें कोई कंटैक्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट कोई कंटैक्ट नहीं है कि मुक्का मार देते हैं तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो गया, तो वो वाला फोर्स नहीं है। ये कौन सा फोर्स है, नॉन कंटैक्ट फोर्स है, मतलब एक सेपरेशन मेंटेन करते हुए भी इसमें एक बॉडी के ऊपर
अदर बॉडी के द्वारा एक फोर्स लग रहा है, तो यही होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखो इसमें अगर आप देखोगे तो बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स हम अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और थोड़ा सा समझना भी पड़ता है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं, आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। जस्ट आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि ये क्या है, ये होता है कंजर्वेटिव फोर्स। मैं इस पॉइंट को अच्छी तरीके से डिस्कस कर दूंगा आने वाले कोई एक वीडियो में, स्पेशली 5 से 6 मिनट इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पर इसको हम छोड़ देते हैं अभी तक, अभी के लिए। और यहाँ पर देखिए अब डिफरेंस आ गया, डिफरेंस बिटवीन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलम्स लॉ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बीच में जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस हम कैलकुलेट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखोगे तो एफ जी इज़ ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स। अगर आप देखोगे एफ जी मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा एट्रैक्टिव होता है, वो कभी भी रिपल्सिव फोर्स के बारे में कुछ कमेंट नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं कि कूलॉम्स लॉ के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसमें रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है और एट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है। एफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द masses, where electrostatic forces is dependent on medium given two charges। जो दो चार्जेस मीडियम पे रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा कूलॉम्स लॉ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन अगर हम न्यूटन्स लॉ में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करें तो उसमें वो वाला ग्रेविटेशनल फोर्स में वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। इसमें जो फोर्स होता है उसमें उसके ऊपर कोई मीडियम डिपेंडेंसी नहीं होता है, ठीक है। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इसको आप स्टार मार्क कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आता है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलॉम्स लॉ। आज हम दो बहुत ज़्यादा नॉर्मल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो इसमें प्रॉब्लम है, आप अगर देखोगे तो डिटरमाइन द डायमेंशनल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो डायमेंशन इसमें बताना है आपको कैसे कैसे बन रहा है। तो देखो वी नो पहले काम कर लीजिए, पहले इसको आप पॉज करके थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए, ठीक है। पहले पॉज करके इसमें ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, इसको आप कोशिश कर लीजिए, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। 2 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है, तो आप इसको पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे, तो आप हम सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। आप अगर इसको आप चेक कर लीजिए कि कैसे कैसे बन रहा है, आप कैसे कैसे बनाए थे। तो वी नो इलेक्ट्रिक जो परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन नॉट, उसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है, और उसका यूनिट ऐसा होता है। तो उसका डायमेंशन अगर आप कैलकुलेट करने जाते हो तो उसमें क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, उसका डायमेंशन, इस सब का डायमेंशन आपको रखना है। अब कूलम का डायमेंशन रखिए, क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू आई टी, ठीक है। क्यू इक्वल्स टू आई टी, इससे डायरेक्शन डायमेंशन आता है। आई का होता है ए और टी का तो कैपिटल टी, तो इसमें वही हो गया ए टी, और उसका स्क्वायर भी है तो इसमें स्क्वायर भी होगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि इसमें स्क्वायर है, तो इसमें स्क्वायर भी रखा गया है। और उसके बाद नीचे क्या है, फोर्स है। अब फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है एम इंटू ए। अब एम क्या होता है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो एम होता है एम, कैपिटल एम। और अगर ए देखोगे तो ए क्या होता है, ए होता है आपके पास, आपका अगर यूनिट से चेक करोगे तो उसमें होता है सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर होता है कोई भी लेंथ, मतलब एल, कैपिटल एल, और नीचे क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर, मतलब टी का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एम एल टी की पावर में -2, टी स्क्वायर टी के पावर में 2 है, तो टी अगर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो एम एल टी की पावर में -2। अगर आप नीचे देखोगे तो आता है एम स्क्वायर, तो ये हो गया एल स्क्वायर, ठीक है। अब सबको एक साथ कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा ये वाला ए स्क्वायर टी टू दी पावर 4 एम -1 एल -3। इसको आप एम एल, ठीक है, एम की पावर में ए, एल की पावर में बी, टी की पावर में सी और ए की पावर में डी, इस फॉर्म में लिख लीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एम -1 एल -3 T4 A2 इसके फॉर्म में आ जाएगा,
ठीक है। और ये आपको याद रखना है, जस्ट एडिशनल थोड़ा सा इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है और इसको रिवाइज भी करवाया गया है। और आप देखिए इसमें अगर आप देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये है आपके पास सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ये है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूरा विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि नीचे आंसर है। तो आप इसको ट्राई कीजिए 2 मिनट। तो यहाँ पर जस्ट इसको यहाँ पर दिखाया गया है कि इसमें ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे दिखाया गया है कि 2 चार्ज है, उसके बीच में सेपरेशन दिया गया है, उसमें फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। डिटरमिन क्या है, एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो फोर्स है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए, 2 मिनट टाइम है आपके पास। तो आई थिंक आप ट्राई कर लिए होंगे और आप चेक कर लीजिए अब सॉल्यूशन। यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि जो 2 चार्जेस का मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिया है और उसके बीच में जो सेपरेशन वो भी दिया गया है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी भी जगह पे मेंशन नहीं किया गया कि कौन सा मीडियम है, इसमें कोई ऑयल मीडियम है कि क्या कोई और मीडियम है, कुछ भी हो सकता है, ग्लिसरीन मीडियम हो सकता है। तो कुछ भी अगर आपके पास यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है तो आप जस्ट उसको क्या कीजिए, वैक्यूम कंसिडर कर लीजिए, उससे आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जस्ट इसमें देखिए एफ इक्वल टू जस्ट फार्मूला है और के की वैल्यू हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें रख दीजिए और ये रख दीजिए Q1 Q2 का जो होता है। लेकिन इसमें ध्यान में रखना है कि म्यू होता है, म्यू मतलब क्या है, इसमें इसको माइक्रो बोला जाता है, ठीक है। 2 माइक्रो कुलम्ब, 5 माइक्रो कुलम्ब, ठीक है। और माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 होता है, तो इसमें आपको रखना पड़ेगा 10⁻⁻6, इसमें भी रखना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ एंगस्ट्रॉम है, और एंगस्ट्रॉम की हम सब जानते हैं ये क्या होता है, 10⁻⁻10 यूज़ किया जाता है, ठीक है। और सामने मीटर यूज़ किया जाता है। तो हमें क्या करना है, एसआई यूनिट में सॉल्व करना है, एसआई सिस्टम में। तो आपको जस्ट ये रिलेशन लगा दीजिए, ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10, जस्ट इसमें एक्स्ट्रा लिखना है। जो यहाँ पर 1000 है तो 1000 भी लिखना है और साथ ही साथ एंगस्ट्रॉम की जगह 10⁻⁻10 और पूरा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये होल स्क्वायर बहुत लोग मिस कर देते हैं, ये होल स्क्वायर भी लास्ट में देना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या आता है आंसर, ठीक है। देखिए ये वाला आंसर होता है, ये वाला। और साथ ही साथ आपको ये भी पूछेगा कि उसका नेचर क्या है, ये फोर्स जो यहाँ पर दिया गया है उसका नेचर कैसा है। तो नेचर होता है रिपल्सिव। इसमें अगर आप देखोगे तो ये भी पॉजिटिव है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है कि इसमें कुछ बताया नहीं गया ना, क्या बताया जब नहीं जाएगा तो उसको आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानेंगे, पॉजिटिव ही मानेंगे। इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, तो ये भी रिपल्सिव है, ये भी रिपल्सिव है। और इसके अलॉन्ग, ये लाइन के अलॉन्ग इसमें फोर्स लगेगा, ठीक है। तो आपके पास जो नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो वो रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, ठीक है। एक गुड क्वेश्चन आपके पास रहेगा जिसका थोड़ा सा पार्ट आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ये क्वेश्चन हम डील करेंगे और आगे जाके हम इस क्वेश्चन के बाद और भी बहुत सारा कंसेप्ट सीखेंगे। तो तब तक के लिए नॉलेज गेन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और ऑल द बेस्ट, बाय बाय।